रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोड्डा से रांची भाया दुमका देवघर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सांसद निशिकांत दुबे और मंत्री चंपई सोरेन रहे मौजूद। राज्य में 14 मई से 4 चरणों में कराए जाएंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने चुनाव तिथि की घोषणा की। रामनवमी कल, सुरक्षा और विश्वास बहाली को लेकर राजधानी रांची में जिला प्रशासन का फ्लैग मार्च। और राज्य में भीषण गर्मी के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित, कई हिस्सों में पारा 40 के पार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकदमों से पहले और बाद में भी मध्यस्थता की व्यापक स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अन्य कदम उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन समय में सूचना और प्रौद्योगिकी ने न्यायपालिका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति आज नर्मदा जिले के केवड़िया में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। In the judiciary. Ladies and gentlemen, as you know, during my earlier career, I had been associated with legal profession before turning to social service full time. I used to practice at the Delhi High Court and later at the Supreme Court, and during those years, one of the issues that occupied my mind was access to justice. The word justice encompasses a lot, and it has rightly been stressed in the preamble of our Constitution. But do all people have equal access to justice? I wondered how access to justice can be improved for all. It has remained one of the issues close to my heart. गोड्डा से राजधानी रांची के लिए सीधी ट्रेन सेवा का शुभारंभ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सहित कई विधायक मौजूद थे। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे फोन पे फोन, कुछ भी हो, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा लगे रहते हैं। आपको इतने अच्छे सांसद मिले, ऐसा संसदीय क्षेत्र के सभी निवासियों को मेरा अभिनंदन कि आपके इतने मजबूत सांसद हैं जो कि हर वक्त अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करते हैं। यातायात सुविधा गोड्डा से लेके महाकमल तक हर हाल में हम लोग करेंगे ताकि किसी प्रकार का यातायात का भेदभाव नहीं हो। उसका साथ साथ यहाँ से जो दुमका जाने का जो है और 3 जगह हम लोग इसी तरह का तारा या पड़ाव का हम लोग व्यवस्था करेंगे। ये राज्य सरकार
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की स्वीकृति राज्यपाल रमेश बैस ने दे दी है। 14 मई से प्रारंभ होने वाले पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न होंगे। दूसरा चरण 19 मई, तीसरा चरण 24 मई और चौथा तथा अंतिम चरण 27 मई को होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का चुनाव किया जाएगा। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से संबंधित संचिका राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी थी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने राज्यपाल से मंजूरी के बाद तिथि की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका था। 243 के अंतर्गत इन पंचायतों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन है। झारखंड राज्य अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 के माह दिसंबर में समाप्त हो चुका है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा क्रमशः 25, 46 एवं 61 के उपबंधों के अनुसार यद्यपि इन निकायों की 5 वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व इनके गठन हेतु आम निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित था, परंतु कोविड-19 जैसी महामारी के कारण इसमें विलंब हुआ। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 1150 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,365 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने खतरनाक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता से कोरोना को राज्य में अनवरत हार मिलना जारी है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,85 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कल से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दूसरे कोविड टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती डोज दी जाएगी। लगभग 96% लोगों को अब तक एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% लोगों ने दोनों खुराक ले ली है। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% बच्चों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से जारी पहली और दूसरी खुराक के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को एहतियाती खुराक देना जारी रहेगा। केरल के कन्नूर में आयोजित सीपीआई-एम महाधिवेशन के चौथे दिन कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। केंद्र संबंध पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी सहित धर्मनिरपेक्षता और आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित विषयों पर अपने विचार रखे। भारत सरकार एवं जेरेडा द्वारा झारखंड राज्य में ऊर्जा दक्षता योजना के निर्माण हेतु राज्य के चिन्हित विभिन्न सेक्टरों में ऊर्जा दक्षता के लक्ष्यों के निर्धारण हेतु आज राजधानी रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान ऊर्जा संरक्षण पर जोर दिया गया। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और
इस प्रकार से सजाया गया है कि एक थीम देने की कोशिश की है कि प्रकृति के प्रति जो एक आकर्षण है लोगों का और जिम्मेदारी जो हम लोगों की है, एक मैसेज, एक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और क्योंकि वसंत के ठीक बाद ये नवरात्र आते हैं तो इसका एक विशेष महत्व है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में आज चैत्र नवरात्र के दौरान महाअष्टमी तिथि के अवसर पर महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की गई और भोग लगाया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी तथा श्रद्धालुओं ने राज्य के विकास और विश्व शांति की कामना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी लोकेश पांडा और सुबोध पांडा ने बताया कि कोरोना महामारी के 2 साल बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। का अष्टमी की तिथि महागौरी जी का पूजा हुआ विधि विधान से। भक्त लोग दरबार में आए, अपने विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ किए, पूजन हवन किए और माँ के यहाँ जो 12 बजे प्रतिदिन जिस प्रकार जो तस्मै का भोग लगता है, भोग का प्रसाद ग्रहण किए और साधना में अपने लीन है भक्त। माते के दरबार में फिर शाम को जिस प्रकार से आरती और श्रृंगार होता है उसी तरह नियम पूर्वक माँ को खूब सुंदर से फूल से सजाया जाएगा। इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा है। और यहाँ चैत्र नवरात्र में काफ़ी भीड़ होती है, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने अपने मनोकामना माँ के सामने रखते हैं। और निश्चित रूप से माँ देती है, तभी यहाँ श्रद्धालुओं का इतना तांता लगा हुआ रहता है। बिहार के पटना से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि कई वर्षों से चैत्र नवरात्र के मौके पर वे लगातार माता के दरबार में आते रहे हैं। माता का दरबार में इतना श्रद्धा है, यहाँ जो मांगिए पूरा होता है और हम लोग आज तक जो भी शुभ काम किए सब पूरा हुआ। और कोशिश करते हैं कि हर नवरात्रा में मां छिन्नमस्तिके के मंदिर में आएँ और माँ का दर्शन करें। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज आरती के समय आए हम। आगामी त्योहारों के मद्देनजर राज्य भर में विधि व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची के अति संवेदनशील इलाकों में आज रैफ और जिला बल के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। राजधानी रांची में रामनवमी जुलूस को लेकर ट्रैफिक रूट में भी परिवर्तन किया गया है और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। 9, 10 और 11 अप्रैल के लिए रांची का रूट डाइवर्ट किया गया है। शनिवार को दोपहर 2 बजे से ही शहर में बड़े वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई, जबकि अपर बाजार इलाके में किसी भी तरह के वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। रांची में रामनवमी जुलूस 10 अप्रैल को निकलेगा। इसे देखते हुए मेन रोड में सभी प्रकार के वाहनों की नो एंट्री रहेगी। ये व्यवस्था रामनवमी जुलूस की समाप्ति तक जारी रहेगी। पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में रामनवमी का पर्व मनाने की अपील की है। श्री लकड़ा ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने तथा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करने की बात कही। खूंटी की मुस्लिम महिला साजदा खातून गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है, जो बजरंग बली के झंडों को सिलाई कर बाजारों में बेचती हैं और अपना परिवार चलाती हैं। महावीरी झंडे की सिलाई उनके परिवार के लिए खुदा की इबादत की तरह है। महरूम हुसैन के परिवार ने रामनवमी के मौके पर झंडे सिलकर उसे बेचने की 50 साल पुरानी परंपरा को बखूबी अंजाम दिया है। महज एक शौक से शुरू हुआ यह काम आज परिवार के लिए जुनून बन चुका है तथा महरूम हुसैन की पत्नी साजदा खातून अपने परिवार के सदस्यों के साथ महावीरी झंडे की सिलाई खुदा की इबादत की तरह करती हैं। साल शादी का तो हो ही गया, उसका 1-2 साल बाद से फिर यानी कि हम लोग के घर में बनने लगा। लड़की लोग पूरे, लड़का भी है, एक लड़का है, वो भी यानी कि बिक्री उक्री करता है। परंपरा
परंपरागत तरीके से निकालते आया है और इस परंपरागत तरीके को हम लोग भी चाहेंगे कायम रहे। साजदा खातून के परिवार के लिए बजरंगबली का झंडा बनाना और उन्हें बेचना रोजगार मात्र नहीं है, बल्कि होली के बाद से रामनवमी तक उनका पूरा परिवार पूरी तरह निरामिष बन जाता है। उनके घर में होली से रामनवमी काल तक मांस, मछली और अंडा का सेवन वर्जित रहता है। साफ सफाई और पवित्रता का ख्याल रखते हुए एक एक झंडे की सिलाई की जाती है। सब काम में नहीं रहते थे, कोई भेदभाव में नहीं। हम लोग भी नहीं, हम लोग पूरे परिवार एकदम यानी संजीदा मिजाज का हम लोग हैं, हंसने बोलने वाला आदमी है। जन्म जब से हुआ, जब से होश संभाले तब से देख रहे हैं घर में सिलाई हो रहा है ना, और बहुत नियम धर्म तरीका से हो रहा है। जो भी परिवार, जो माँ बाप जो सिखाते आए हम लोग को, और वही चीज हम लोग देख के सीखे हैं। और पूरा हर कुछ झंडा के मामले में हर कुछ जानते हैं। मूर्ति बनाना, मूर्ति लगाना, झंडा में मगजी लगाना, हर कुछ खुद से हम लोग अपना हाथ से करते हैं। खूंटी में इस मुस्लिम महिला द्वारा सिले बजरंगबली के झंडे राम भक्तों की पहली पसंद रहते हैं तथा उनके पास खरीदारों की लाइन लगी रहती है। इस बार भी रामनवमी समिति ने अपने अखाड़ों के लिए उन्हें झंडों का ऑर्डर दिया है। बरसों से हम लोग जब छोटे छोटे थे उस वक्त से देखते चले आ रहे हैं कि मुहर्रम और रामनवमी बड़ा आपसी तालमेल से और बड़ा आपसी मोहब्बत के साथ मनाया जाता था। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस साल भी रामनवमी का त्यौहार उसी भव्य और शान से निकाला जाएगा और मुस्लिम समाज उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। हम खुद एक ऐसे बंदे हैं जो रामनवमी में उल्लू का जर्सी पहन के और पूरा रामनवमी घूमते हैं, इसका गवाह पूरा खूंटी वासी है। उर्दू की प्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को इमामुल हिंद की संज्ञा दी है, क्या खूब कहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। खूंटी की मुस्लिम महिला साजदा खातून द्वारा बजरंगबली के झंडों को श्रद्धा पूर्वक सिलना हमारे देश की गंगा जामुनी तहजीब की एक अमीट मिसाल है, जिसके बूते भारतीय संस्कृति और सभ्यता हजार तूफानों के बावजूद हजारों साल से मजबूती के साथ खड़ी तथा जमी है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमान हमारा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अप्रैल महीने में ही मई जून की प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है। राज्य के कई जिलों में 44 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के 14 जिलों हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 1-2 दिनों में तापमान लगभग 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़ और बोकारो जिले में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। देवघर जिले में गर्मी की शुरुआत में ही पेयजल संकट गहरा गया है। अधिकांश इलाकों में जलस्तर नीचे जाने के कारण लोगों को स्वयंसेवी और सामाजिक संगठनों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हालांकि 272 करोड़ रुपए की लागत से देवघर नगर निगम द्वारा पुनाशी जलाशय योजना का काम प्रगति पर है। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि योजना की शुरुआत होने से लोगों को पेयजल संकट से निजात मिलेगा। की योजना जो लगभग 272 करोड़ की योजना यहाँ पर कार्यरत है, निर्माणाधीन है, उसके तहत बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इस वर्ष उस योजना का लाभ यानी पुनासी डैम से परिष्कृत पानी देवघर में पहुँचने का लाभ नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। हम लोग पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था पर ही अभी तक निर्भर हैं। हम लोगों ने टीम बना ली है। सभी चापाकलों की मरम्मती की जा रही है। खराब भी जो हो रहे हैं उनको भी हम लोग कॉल सेंटर के माध्यम से 24 घंटे के भीतर उसको मरम्मत करा रहे हैं। और क्योंकि पुनासी डैम बन गया तो रिवर बेड वाले जो जितने भी वेल थे, हमारे इंटेक वेल थे, लगभग सूख गए हैं या सूखने की कगार पर।
और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की इस घड़ी में हम चंपारण सत्याग्रह की 105वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये देश के किसानों का आंदोलन था जो बगैर किसी भुगतान के जई के साथ नील की खेती का विरोध कर रहे थे। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। गांधी जी ने इस बात पर गौर किया कि 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के पट्टेदार किसान अपनी जोत के प्रत्येक 20 भाग में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कानूनन बाध्य थे। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह के उसी अहिंसक हथियार का इस्तेमाल शुरू किया जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए आजमा चुके थे। स्थानीय अधिकारियों को गांधी जी का आना नागवार गुजरा। उन्होंने गांधी जी को अपनी जांच पड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। गांधी जी पर दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सम्मन जारी किया गया। लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी पर अभियोग लगाए जाने की खबर फैलते ही उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में पेश होने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2000 स्थानीय लोग उनके साथ हैं। गांधी जी ने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और एक वक्तव्य पढ़ा। कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के नाते मेरा पहला कर्तव्य होगा जारी किए गए आदेश को मानना, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपनी व्यापक कर्तव्य भावना को आघात पहुंचाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को मझधार में छोड़कर उनकी सेवा नहीं कर सकता और मैं स्वेच्छा से यहाँ से जा भी नहीं सकता। बस मैं कर्तव्यों के इस दोराहे पर हूँ। यहाँ से हटाने की जिम्मेदारी मैं प्रशासन पर छोड़ सकता हूँ। मैंने जारी आदेश की अवमानना प्राधिकरण के प्रति असम्मान दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के उच्चतर कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति सम्मान के कारण की है। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्य के इस मर्म को समझते हुए गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी छलांग साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांधीवादी युग का अग्रदूत बना। मातृभूमि पादाभिवंदनं वंदे मातरम्, रत्नगर्भरागाभिषेकमे वंदे मातरम्। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चिरावुरी यजनेश्वर चिंतामणि का भी स्मरण कर रहे हैं। सीवाई चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल 1880 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रयागराज में बिताया। युवावस्था से ही चिंतामणि उदारवादी विचारों से प्रेरित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम पंथ के नेताओं से प्रभावित थे। वे 1898 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और समाचार पत्र वाइजैक स्पेक्टेटर के संपादक बन गए। उनके संपादक बनने के बाद वाइजैक स्पेक्टेटर का नाम बदलकर इंडियन हेरल्ड कर दिया गया। हालांकि चिंतामणि के पत्रकारिता करियर का चरमोत्कर्ष समाचार पत्र द लीडर से उनके जुड़ाव के बाद आया। इलाहाबाद से प्रकाशित द लीडर यूनाइटेड प्रोविंस में अग्रणी अंग्रेजी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू जैसे अग्रणी राष्ट्रवादियों का संयुक्त उपक्रम था। चिंतामणि नगेंद्रनाथ गुप्ता के साथ पहले इस अखबार के संयुक्त संपादक बनाए गए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिले के पपलो, जुनौरी, असनाटांड एवं गुंजरडीह स्थित सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और बच्चों से मिलकर स्कूलों में उन्हें किस प्रकार की समस्या होती है ये जानने का प्रयास किया।
रांची के सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर आम नागरिकों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान लोगों ने उनसे विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी, जिसके समाधान के लिए उन्होंने आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। रांची के विधायक सीपी सिंह ने सुखदेव नगर में अपने विधायक कोष की राशि से निर्मित विकास कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मोहल्ले के लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। रांची जिला महानगर द्वारा बरियातू मंडल स्थित लेम गांव में सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भीषण गर्मी के आलोक में स्कूली छात्रों को राहत देने के लिए राज्य के शिक्षा सचिव से बात कर विद्यालयों की समय सारिणी में परिवर्तन का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि आपदा राहत विभाग इस आशय का आदेश शीघ्र जारी करे। गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य सुविधाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इससे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में वैसे छूटे हुए दिव्यांगजन जिनका प्रमाण पत्र नहीं बन सका है, वे निर्धारित तिथि को शिविर में पहुंचकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। कल राज्य भर में एनडीए परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में गढ़वा में समुचित विधि व्यवस्था के तहत कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन को लेकर उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। हजारीबाग पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ललन जेपीसी के नाम से सक्रिय 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है। रांची सांसद संजय सेठ ने आज रांची जिले के चटकपुर से आए राम भक्तों का अपने आवास पर अभिनंदन किया। श्री सेठ ने उन्हें रामनामी झंडा और तलवार भेंट कर रामनवमी की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर रांची पुलिस ने अपील करते हुए आम लोगों से सहयोग की अपील की है। अपील में लोगों से कहा गया है कि रमजान और रामनवमी पर्व के अवसर पर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, फोटो, वीडियो और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। भारतीय पुलिस सेवा के अजय लिंडा ने कोल्हान क्षेत्र के डीआईजी का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कई पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोड्डा से रांची भाया दुमका देवघर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सांसद निशिकांत दुबे और मंत्री चंपई सोरेन रहे मौजूद। राज्य में 14 मई से 4 चरणों में कराए जाएंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने चुनाव तिथि की घोषणा की। रामनवमी कल, सुरक्षा और विश्वास बहाली को लेकर राजधानी रांची में जिला प्रशासन का फ्लैग मार्च।